नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। आज हम लोग एक जीएस का टॉपिक कवर करने वाले हैं, मुगल वंश का औरंगजेब। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं और आगे बनने भी वाले हैं, बनते भी रहते हैं। तो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो को पूरा देखेंगे, कहीं पर स्किप ना करें, वरना आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। और जो लोग सर्च करते करते आ गए हैं तो उनकी खोज यहीं पे समाप्त होती है, क्योंकि जो वो चाहते हैं वो सारा का सारा इसी वीडियो में मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। औरंगजेब का जन्म कब हुआ था? तो औरंगजेब का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 3 नवंबर 1618 को। कब हुआ था भाई? 3 नवंबर 1618 को हुआ था उज्जैन में। कहाँ पे हुआ था? उज्जैन में, जिसको दोहद भी बोलते हैं। ठीक है, दोहद, उज्जैन दोहद में इसका जन्म हुआ था। औरंगजेब का पिता का नाम जानते हैं, शाहजहाँ था। माता का नाम था अर्जुमंद बानो बेगम, और पत्नी 4 थी। देखिए, औरंगजेब की पत्नियां 4 थीं। वो 4 इसलिए थी पत्नियां क्योंकि औरंगजेब मुस्लिम धर्म को बहुत मानता था, और जो मुस्लिम धर्म में जो शरीयत के हिसाब से जो कानून थे वो सारे के सारे लागू करता था। और औरंगजेब में एक ख़ास बात ये थी कि औरंगजेब जो भी नियम बनाता वो पहले अपने आप पर लागू करता, उसके बाद जनता पर या किसी और पर दबाव डालता, सलाह देता या लागू करता। ठीक है, पहले वो अपने आप पर लागू करता था। तो इसी हिसाब से औरंगजेब की 4 पत्नियां थीं। ठीक है, दिलरस बानो बेगम, जिसको राबिया उद दौरानी के नाम से जानते हैं, ये इनकी फेवरेट थी, वन ऑफ द फेवरेट वाइफ। ठीक है, और नवाब बाई बेगम और उदयपुरी बेगम, ये 4 पत्नियां थीं इनकी, क्योंकि 4 कानून, जो शरीयत कानून है उसके हिसाब से 4 पत्नियां होनी चाहिए, तो इसने 4 शादी कर रखी थी। और 4 पत्नियों से इसको टोटल 10 संतानें थी, 5 पुत्र और 5 पुत्रियाँ थीं। ठीक है, सभी के नाम तो नहीं मिलते हैं, लेकिन कुछ के नाम मिलते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए इसका जो राजनीतिक जीवन की शुरुआत जो है वो कैसे हुई थी। तो 1634 में हुई थी, जब शाहजहाँ द्वारा औरंगजेब को 10,000 जात और 4,000 सवार का मनसब दिया था। ठीक है, मतलब 10,000 पैदल सैनिक और 4,000 घोड़े वाले घुड़सवार सैनिक का मनसब दिया था शाहजहाँ ने। ठीक है, देखिए शाहजहाँ का अगर देखें तो शाहजहाँ का सबसे फेवरेट सन कौन सा था, मतलब सन कौन था, यानी सबसे मनपसंद या सबसे ज़्यादा किसको प्यार करता था, वो था दारा शिकोह। दारा शिकोह सबसे बड़ा भी था, दारा शिकोह। ठीक है, अभी दारा शिकोह के बारे में देखेंगे। पहला सैन्य अभ्यास जो इसने किया था, सैन्य अभियान जो किया था, वो जुझार सिंह बुंदेला के विरुद्ध था। जुझार सिंह बुंदेला ये भाई था, ये पुत्र था वीर सिंह बुंदेला का, जो जहांगीर का फ्रेंड था, और वीर सिंह बुंदेला ने ही अबुल फजल की हत्या की थी। ठीक है, तो जुझार सिंह बुंदेला ये क्या था कि मतलब ये जो है जब पुत्र था तो ये अपनी मनमानी कर रहा था जहाँ पर ये शासक करता था। तो हालांकि सबके सब अधीन थे, मुगल वंश के मुगल शासक के सबके अधीन थे। ठीक है, लेकिन ये अपनी मनमानी कर रहा था। तो पहला सैन्य अभ्यास जुझार सिंह बुंदेला के विरुद्ध था। किसके विरुद्ध था भाई? जुझार सिंह बुंदेला के विरुद्ध था। अब देखो 1636 से 1644 तक औरंगजेब को पहली बार दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया गया था। दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया गया था, दक्षिण को दक्कन बोलते हैं, दक्कन का सूबेदार। ठीक है, 1636 से 1644 तक पहली बार नियुक्त किया गया था। उसके बाद 1645 में गुजरात में सूबेदार नियुक्त किया गया था औरंगजेब को। गुजरात में सूबेदार कब नियुक्त किया गया? 1645 में। फिर देखिए दूसरी बार क्या हुआ है कि 1648 से 1652 तक मुल्तान का सूबेदार नियुक्त किया गया है। और फिर देखिए दूसरी बार 1652 से 1657 तक फिर से दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया गया था। तो देखो ये सन इंपॉर्टेंट है, सन आपसे पूछे गए पेपर में कि कब नियुक्त किया गया है, तो आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ को कि जो हमारा 1645 है, इसमें गुजरात का सूबेदार। देखिए गुजरात सूबेदार क्या होता है? गुजरात एक प्रांत था, तो आप राज्यपाल समझ लो उसको। ठीक है, कि राज्यपाल था ये। सूबेदार जो है ये बहुत बड़ा पद होता था किसी राज्य को देखने के लिए। ठीक है, तो 1645 में गुजरात में सूबेदार औरंगजेब को नियुक्त किया गया था। 1648 से 1652 तक मुल्तान का सूबेदार नियुक्त था। 1652 से 1657 तक दक्षिण यानी दक्कन का सूबेदार नियुक्त किया गया था। ठीक है, देखिए अब शाहजहाँ देखिए धीमे धीमे बीमार हो रहे हैं। अब शाहजहाँ बीमार हो रहे हैं तो अब इनके उत्तराधिकारी जो हैं उनके बीच में संघर्ष होगा कि कौन बनेगा राजा, कौन बनेगा शासक। ठीक है, कौन बनेगा बादशाह। तो इसमें क्या है कि प्रथम युद्ध हुआ था बहादुरपुर का, फरवरी
1658 में ये जगह है बहादुरपुर, बनारस के आसपास 6 मील से दूर के आसपास है। तो बनारस के आसपास ये जगह है, ठीक है, बहादुरपुर, वहाँ पर युद्ध होता है, ठीक है, वहाँ पर ये युद्ध होता है। देखिए इनके पहले जान लेते हैं कि इनके 4 पुत्र, जो कि 5वें पुत्र का नाम नहीं पता है, वो 5वें पुत्र का जिक्र जो किया नहीं किया है, ठीक है। तो पहला इनका पुत्र था दारा सिको। दारा सिको जो था, दारा सिको मैंने बताया था कि दारा सिको औरंगजेब का भाई था ना ये। दारा सिको जो है वो शाहजहाँ के पास रहता था, ठीक है, शाहजहाँ के पास रहता था, शाहजहाँ के पास था। एक पुत्र का नाम था शाह सुजा। शाह सुजा ये कहाँ का सूबेदार था? तो ये बंगाल का सूबेदार था। ये कहाँ का सूबेदार था? बंगाल का सूबेदार था ये। और एक का नाम था औरंगजेब, मैंने बताया भी क्योंकि उसके बारे में पढ़ ही रहे हैं हम लोग। औरंगजेब, औरंगजेब जो था ये कहाँ का सूबेदार था? दक्कन, दक्कन मतलब दक्षिण, दक्कन का सूबेदार था। और मुराद बख्श, मुराद बख्श जो था, मुराद बख्श ये गुजरात का सूबेदार था, ठीक है, गुजरात का सूबेदार था। तो प्रथम युद्ध को जो है बहादुरपुर का हुआ था। प्रथम युद्ध किसका हुआ था? बहादुरपुर का युद्ध हुआ था, ठीक है। इसमें क्या हुआ था कि जैसे ही शाह सुजा, अच्छा किसके किसके बीच हुआ था? देखो ये शाह सुजा के बीच में हुआ था, शाह सुजा और मुगल सेना के बीच में हुआ था। मुगल सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? दारा सिको। देखो ऐसा था कि जैसे ही शाह सुजा ने सुना, ये बड़ा खुराफाती दिमाग का था, काफ़ी अय्याश टाइप का आदमी था ये, ठीक है। ये फिराक में ही था कि कैसे ही शाहजहां निपटे हम अपने आप को बादशाह घोषित कर लें। तो ये था कि शाहजहां बीमार थे, ठीक है, शाहजहां बहुत ज़्यादा बीमार था। तो उसके बाद इसको सुनने में आया कि शाहजहां मर गए, तो इसने क्या किया, बंगाल में ही अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया, क्योंकि बंगाल का सूबेदार था। तो इसने जो है ये क्या किया, इसने बंगाल में ही अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया, ठीक है। स्वतंत्र घोषित करने का मतलब ये होता है कि उस क्षेत्र का बादशाह हो गया वो, ठीक है, समझे, मतलब अब वो किसी के अधीन नहीं रहा। जब कहते थे, जब अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि स्वतंत्र कर लिया, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया, तो इसका मतलब ये होता है कि वो अपने आप को बादशाह घोषित कर रहा है, अब वो किसी के अधीन नहीं रहेगा। आगे चल के हो सकता है कहीं वो लड़ाई वड़ाई करे, जाके युद्ध जीते होते तो अपने में साम्राज्य में मिला ले, ठीक है, पहले ऐसे तो होता था। तो इसने क्या किया कि शाहजहां ने शाह सुजा ने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। तो ये फिर बाद में क्या हुआ कि दारा सिको और शाह सुजा के बीच में लड़ाई हो रही है। देखिए अभी जो है औरंगजेब का दिमाग खराब नहीं हुआ है, ठीक है, वो अभी भी सूबेदार है, ठीक है, वो अभी भी सूबेदार है वहाँ पर दक्षिण का, ठीक है। तो उसकी आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए एक तरफ मुगल सेना है, एक तरफ छोटा सा एक राज्य का सूबेदार है, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो शाहजहां यहाँ बुरी तरीके से हारते, शाह सुजा जो हैं ये बुरी तरीके से हारते हैं, ठीक है, ये बुरी तरीके से हारते हैं। इसके बाद देखिए एक युद्ध होता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, बनारस से 6 मील दूर बहादुरपुर का युद्ध हुआ। दारा सिको और शाह सुजा के बीच में सुजा हार गया, ठीक है। देखिए जो ये है ना दारा सिको, ये मुगल सेना की तरफ से थे, शाहजहां ने भेजा था कि जाओ ये देखो जाके क्या कर रहा है लड़का, ठीक है। फिर एक युद्ध होता है धर्मत का युद्ध। धर्मत का युद्ध, देखो धर्मत युद्ध उत्तराधिकारी के संघर्ष में 4 युद्ध माने जाते हैं, ठीक है, तब औरंगजेब जाके गद्दी पे बैठता है। देखिए धर्मत का युद्ध होता है, मध्य प्रदेश में स्थान है, 16 अप्रैल 1658 में ये युद्ध होता है, ठीक है। तो अब देखिए ये युद्ध क्यों हो रहा है, आखिर युद्ध होने की वजह क्या है? शाहजहां बहुत बीमार है और शाहजहां ने दारा सिको को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। तब क्या हो रहा है कि जितने भी लड़के इसके और पुत्र जो हैं वो मिलने जाते हैं, लेकिन दारा सिको इससे मिलने नहीं देता है, ठीक है, कोई ना कोई बहाना मार देता है कि अभी आराम कर रहे हैं। तो कुछ नाराज़गी भी थी दारा सिको के प्रति, और सबसे बड़ा लड़का था दारा सिको, और दारा सिको को इसीलिए चाहते भी थे क्योंकि वो योग्य शासक भी था। देखो दारा सिको क्या था, अब लड़ाई क्यों हो रही थी? क्योंकि जो दारा सिको था, दारा सिको बहुत विद्वान था, ठीक है, लेकिन इसका ज़्यादा जो है दिमाग युद्ध में नहीं लगता था। ये सभी धर्मों को मानता था अकबर की तरह, ठीक है, सभी के रेस्पेक्ट करता था। लेकिन अब यहाँ पर कुछ उलेमा वगैरह थे जो मुस्लिम समुदाय के जो वरिष्ठ लोग नहीं होते थे, वो लोग नहीं चाहते थे कि दारा सिको बने। अगर दारा सिको अगर बनेगा तो मुस्लिम धर्म का प्रचार कम होगा और लोग जो है मतलब जो गैर मुस्लिम है उनका वर्चस्व बढ़ेगा। तो ऐसा था कि भड़का भी रहे थे लोगों की कि नहीं तो शाह सुजा बन जाए, नहीं तो मुराद बख्श बन जाए, नहीं तो औरंगजेब बन जाए। तो यहाँ पर जो बड़े बड़े जो ऊँचे पद पर जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे वो दारा सिको को नहीं चाहते थे, लेकिन शाहजहां चाहता था कि दारा सिको ही हमारा उत्तराधिकारी बने। देखिए औरंगजेब और दारा सिको ये सब बहुत बड़े विद्वान थे। औरंगजेब भी अच्छा खासा विद्वान था, वीणा बजाता था, ठीक है, अच्छी शिक्षा ग्रहण की थी, उसने भी कई सारे ग्रंथ पढ़े, ठीक है। लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि औरंगजेब का दिमाग जो है मुस्लिम धर्म की तरफ ज़्यादा चला गया, मुस्लिम में वो कट्टर हो गया औरंगजेब, और दारा सिको जो है उदारवादी हो गया, ठीक है। दारा सिको का काम क्या था? वो ग्रंथों का अनुवाद करते थे,
ठीक है। बाकी औरंगजेब का काम क्या था, वो लड़ाई करता था, ठीक है, वो युद्ध के बारे में देखता था। दारा सिकों वगैरह अपनी किताब वगैरह पढ़ा करते थे, विद्वान और बन रहे थे। तो बहुत सारी जनता, जो मुस्लिम जनता थी, जो बहुत बड़े बड़े मुस्लिम जिसे मौलवी वगैरह हुआ करते थे, उलेमा वगैरह हुआ करते थे, वो नहीं चाहते थे कि दारा सिकों को शासक बनाया जाए, ठीक है। ये कहानी थी। आप देखो क्या होता है, धर्मत का युद्ध होता है। तो धर्मत का युद्ध क्या होता है कि औरंगजेब प्लस मुराद, ठीक है। औरंगजेब ऐसा है ना कि औरंगजेब और मुराद, ये औरंगजेब जो है चालाकी करता है और मुराद को अपनी ओर मिलाता है, कहता है कि देखो ऐसा है, हम तुम्हें बना देंगे शासक, ठीक है। एक बार युद्ध करते हैं क्योंकि दारा सिको योग्य है नहीं, वह मुस्लिम धर्म को आगे बढ़ाएगा नहीं। तो जहाँ पर धर्म की बात आती है वहाँ पर लोग अच्छे जल्दी जल्दी भड़क जाते हैं, है ना। तो इसको भड़काते हैं मुराद को औरंगजेब। तो औरंगजेब वादा करता है कि मुराद तुम मेरा साथ दो, ठीक है। मुगल सेना को पराजित करते हैं, मतलब औरंगजेब, अब क्योंकि शाहजहाँ तो बीमार पड़ा हुआ है, दारा सिको ही संभाल रहा था सारी तीर कमान। तो दारा सिको को हराते हैं, उसके बाद हम तुम्हें बना देंगे शासक यानी बादशाह और हम चले जाएंगे हज। ये सब बातें बताता है मुराद से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, औरंगजेब प्लस मुराद। अब ये क्वेश्चन बनेगा कि धर्मत का युद्ध किन के बीच हुआ। तो औरंगजेब प्लस मुराद एक तरफ थे और एक तरफ थी शाही सेना यानी मुगल सेना, जिसका नेतृत्व कौन करता था, इसका नेतृत्व कर रहे थे जय सिंह और कासिम खां। जय सिंह और कासिम खां इसका नेतृत्व कर रहे थे। शाही सेना बुरी तरीके से परास्त होती है, क्योंकि यहाँ पर दो लोग हैं और यहाँ पर शाही सेना बुरी तरीके से परास्त होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक बात और है कि जो आपका मुराद है ये समझ रहा होता है चालाकी, क्योंकि अब ये खटकता है औरंगजेब को, क्योंकि अब ये हस्तक्षेप भी कर रहा है बार बार किसी न किसी चीज़ को लेकर। तो उसके बाद फिर एक और युद्ध होता है, सामूगढ़ का युद्ध, ठीक है। सामूगढ़ का युद्ध होता है। तो सामूगढ़ का युद्ध किसके होता है, औरंगजेब प्लस मुराद, ठीक है। यहाँ पर फिर एक बार युद्ध होता है, औरंगजेब प्लस मुराद और दारा सिको के बीच होता है। तो दारा सिको बुरी तरीके से परास्त होता है। अब यहाँ पर समझ आता है मुराद की यार चक्कर क्या है। अब चक्कर समझ आता है कि ये क्या चीज़ है। तो इसके बाद क्या करता है कि औरंगजेब जो है मुराद को जो है खूब शराब पिलाता है और वहीं पर उसको वो इतनी शराब पिला देता है कि मुराद मर जाता है, ठीक है। हालांकि औरंगजेब जो है वो शराब वगैरह को छूता भी नहीं था, लेकिन अब छूता नहीं था। अब इसे मान ले कि जहर नहीं छूते हैं लोग, तो क्या जहर किसी को पिलाते नहीं मारने के लिए, जिसको मारना होता है वो जहर पिला भी जो देता है, तो जहर वो खुद नहीं पिएगा ना। तो औरंगजेब जो है मुराद को खूब शराब पिलाता है और वहीं पर मुराद निपट जाता है, क्योंकि अब मुराद जो है गले की हड्डी बन चुका था औरंगजेब की, क्योंकि हर मामले में मुराद हस्तक्षेप कर रहा था। देखो पढ़ने में तो हमें लग रहा है कि मुराद कमज़ोर होगा, क्योंकि औरंगजेब को हमें पढ़ना ही है और औरंगजेब का टॉपिक है। लेकिन हो सकता है कि उस समय औरंगजेब और मुराद ये सब एक ही सोच के रहने वाले हों, एक ही कट के हों, एक ही ताकत रखते हों, एक ही दिमाग रखते हों, लेकिन कहीं ना कहीं भाई ने धोखा दे दिया और इसको मुराद को मार दिया, ठीक है। अगर मुराद ना मरता तो हो सकता है कुछ कहानी और होती, ठीक है। देखो अब आता है देवराई का युद्ध। देवराई का युद्ध कब होता है, 1659 में देवराई का युद्ध होता है। देखो औरंगजेब, अब मुराद तो खत्म हो गया है, औरंगजेब और दारा सिको के बीच में युद्ध हो रहा है फिर से, और दारा सिको इसमें परास्त होता है। देखो औरंगजेब का जो राज्याभिषेक हुआ है वो 2 बार हुआ था। एक पहली बार कब हुआ था, 31 जुलाई। पहली बार कब हुआ था, 31 जुलाई 1658 में पहली बार हुआ। दूसरी बार हुआ था 13 जून 1659 में, ठीक है। और अब देखो यहाँ पर औरंगजेब अभी बंदी बनाए गए हैं, सॉरी दारा सिको को अभी बंदी बनाया गया है, अभी मारा नहीं है। लेकिन अब 30 अगस्त 1659 को दारा की हत्या करवा दी। देखिए हत्या क्या करवाई, इसने दारा सिको पर इल्ज़ाम लगाया कि ये मुस्लिम धर्म की अवहेलना करता है और ये अपमान करता है मुस्लिम धर्म का, तो इसलिए इस पर क्या करा, एक आरोप लगाया। उसके बाद इसकी हत्या करवा दी। तो दारा सिको का जो धड़ है वो दफनाया था दिल्ली के लाल किले में, और जो सिर है वो दफनाया था आगरा के ताजमहल में। अब ताजमहल तो आगरा में ही है, तो ताजमहल में दफनाया था। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ और थी कि दारा सिको का एक पुत्र था सुलेमान सिको। अब सुलेमान सिको जो था वो भी दारा सिको के साथ में काम कर रहा था, मतलब युद्ध लड़ रहा था। दारा सिको को जैसे ही मतलब ये बंदी बनाते हैं तो सुलेमान सिको जो है भाग जाता है श्रीनगर में एक शासक है पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह ने तो उसको शरण दी, लेकिन पृथ्वी सिंह का उत्तराधिकारी जो था मेदिनी सिंह, तो मेदिनी सिंह ने सुलेमान सिको को वापस भेज दिया औरंगजेब के पास। तो औरंगजेब के पास भेजा, माफ़ी वाफ़ी खूब मांगी इसने, लेकिन तब भी प्यार से क्या किया इसने, खूब उसको अफीम खिलाई, फिर वो उसको मार दिया, ठीक है। सुलेमान का भी चैप्टर खत्म हो जाता है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है दारा सिको का पुत्र कौन था, सुलेमान सिको था। श्रीनगर गढ़वाल शासक पृथ्वी सिंह यहाँ से, ठीक है, यहाँ पर बताया मैंने आपको।
अब देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य क्या होते हैं। औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ, ये तो बताया मैंने आपको। 1665 के आरंभ में औरंगजेब ने राजा जय सिंह के नेतृत्व में विशाल सेना भेजी थी शिवाजी का दमन करने के लिए। शिवाजी बड़ा परेशान कर रहे थे इनको, ठीक है। और पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1665 में पुरंदर की संधि हुई थी, ठीक है। किसके? राजा जय सिंह और इनके बीच में पुरंदर की संधि हुई थी। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। औरंगजेब ने बीजापुर को 1686 और गोलकुंडा को 1687 में जीता था। देखिए यहाँ पर एक बात और थी कि दक्षिण में बीजापुर और गोलकुंडा को ये लगभग जीत चुका था जब ये सूबेदार था, लेकिन वहाँ पर यह हुआ कि कहीं ना कहीं कुछ चालाकी दारा सिकों की भी थी। तो दारा सिकों ने कुछ कान भरे शाहजहाँ के, और शाहजहाँ ने जो है दारा सिकों की सिफारिश पर औरंगजेब को तुरंत वापस बुलाया, जिससे फिर से ये इसके हाथ से चले गए गोलकुंडा और बीजापुर। ये जो खुन्नस थी औरंगजेब के अंदर, ये काफ़ी ज़्यादा खुन्नस थी, इसी मारे ये सब बहुत ज़्यादा बवाल हुआ था, ठीक है। बाद में इसका ये सपना था, जब ये शासक बना तो फिर से इसने आक्रमण किया, फिर से अपनी कूटनीति के द्वारा कुछ लोगों को अपनी तरफ मिला लिया, इसमें गोलकुंडा और बीजापुर को फिर से इसने विजित किया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू थे। अगर ये पूछे किस मुगल शासक में सर्वाधिक हिंदू सेना में थे, तो ये या हिंदू सेनापति थे तो औरंगजेब। देखो औरंगजेब ने 1679 में पुनः जजिया कर लगाया। जजिया कर क्या होता था? गैर मुस्लिमों पर लगता था, ठीक है, जजिया कर 1679 में। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या है? दारुल इस्लाम, मतलब जो गैर इस्लामी लोग हैं उनको इस्लाम में लाओ, ठीक है, वो होता था दारुल इस्लाम। औरंगाबाद में औरंगजेब ने बीबी का मकबरा बनाया, ठीक है, बीबी का मकबरा बनाया था। ये ताजमहल की फूहड़ नकल मानते हैं इसको, ताजमहल की आकृति जैसा मतलब बनाया था कि शाहजहाँ के द्वारा, शाहजहाँ जैसा हम भी बनाएंगे, लेकिन शाहजहाँ ने सबके हाथ ही कटवा लिए थे, ऐसा मानते हैं लोग। तो कैसे बनता? तो शाहजहाँ ने, जो औरंगजेब है, ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है, औरंगाबाद जो है वहाँ पर इसने बीबी का मकबरा बनवाया था, ठीक है। औरंगजेब की एक पुत्री का नाम मेरुनिस्सा भी था। संत रामदास औरंगजेब के समकालीन था। संत रामदास जो थे वो औरंगजेब के जो है समकालीन था, ठीक है। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने कराया था, ठीक है। तो ये औरंगजेब का एक टॉपिक था जिसे मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाया, और औरंगजेब से इससे बाहर क्वेश्चन कभी नहीं जाएगा क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चन चेक किए हैं, ठीक है। और कहीं पे कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी इंटरेस्टिंग टॉपिक को पढ़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा दें, जिससे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को खूब शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे।